लंदन और दुबई में जो रियल एस्टेट के रेट्स हैं, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि वहीं पे सारा पैसा जाता है। तो अब देखिए पूरी दुनिया चिंतित है कि भाई इतना पैसा वापस, क्योंकि कोई भी इज्जतदार आदमी होगा कर्ज लेगा, उसका पहला टेंशन ये होता है कि मैं वापस कैसे करूंगा। इन भाइयों को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वापस करने की नियत ही नहीं है। जब वापस ही नहीं करना तो आन दो। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ज जितना -10 में आप जाओ उतना ही -20 में चले जाओ या -30 में और आगे चले जाओ। उसके बाद कोई आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर देगा और कहेगा कि आज तक के सबसे ऊंचे कर्ज में है, तो पहले वाला कौन सा लौटा दिया जो अब लौटा दोगे। लौटाना नहीं है, लेकिन यह भी एक बड़ी बात है कि ये बता रहे हैं कि हम कर्ज में, शुक्र है ये नहीं कह देते कि हमारे यहां इतनी खुशहाली है कि हमको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जरा देखिए पाकिस्तान के भीतर गदर की आहट, अगली खबर। 11 जून को रिहा हो सकते हैं इमरान खान। मुनीर और इमरान के बीच जंग और तेज होने के आसार। 2 साल से जेल में बंद हैं इमरान खान। इमरान खान आप कह रहे थे कि बाहर निकलेंगे तो बड़े सारे डायनेमिक्स बदलेंगे जी। अब अगर 11 को ये हो जाता है तो क्या क्या होने वाला है पाकिस्तान में? अगर इमरान खान, मैं आज एक प्रेडिक्शन कर दूं आपकी शो में, अगर इमरान खान जेल से निकल जाता है और ये वापस इमरान खान को कुछ महीने जेल में नहीं डालते और इमरान खान आजाद इंसान की तरह घूम सकता है अगर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बदल देगा वो आदमी, कुछ चंद महीनों में बदल देगा। और ये भी मैं बता रहा हूं अमेरिका की तरफ से प्रेशर आया है। ये प्रेशर आया है कि तुमने एक बेगुनाह आदमी को जेल के अंदर डाल रखा है, इसको निकालो। कोई ये गलती ना करे समझने की कि आसिम मुनीर का दिल बदल गया और आसिम मुनीर अच्छा बेहतर इंसान बन गया। वो चोर था, चोर है, चोर रहेगा। सेम फॉर दी शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ, बोथ ऑफ देम। चोर थे, चोर हैं, चोर रहेंगे। 40 बिलियन दिया है 10 साल में, वो 4 बिलियन लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा गौरव। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ठीक है। बिल्कुल ये इमरान खान निकल गया तो मैं बता रहा हूं तबाही कर देगा इमरान खान पाकिस्तान के अंदर। लोग सड़कों पे आएंगे और लोग कहेंगे फॉर्म 47 की जितनी भी पैदावार है सबको ऊपर से नीचे सबको उतारो, कुर्सियों पे जो बैठे हैं सबको निकालो। ये क्या है फॉर्म 47? साहब ये फॉर्म 47 ऐसा दिल का दर्द है, मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली क्या है, दे हैव मैनिपुलेटेड इलेक्शंस यूजिंग सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। दे हैव मैनिपुलेटेड इलेक्शंस। इन्होंने पूरा मैनिपुलेट करा है। पहले इन्होंने इमरान खान के ऊपर दे दनादन FIR, एक में जज ने बोला कि नहीं नॉट गिल्टी, तो दूसरा FIR, दूसरे में नॉट गिल्टी तो 25 और FIR, 200 से ऊपर FIR फाइल कर दी उस आदमी के ऊपर और उसको जेल के अंदर डाल दिया। तो फॉर्म 47 इज अ लीगल मींस ऑफ होल्डिंग ऑन टू पावर अनएथिकली इन पाकिस्तान। और इसका बहुत लंबी चीज है, मैं समझाऊंगा, बहुत समय चला जाएगा फॉर्म 47 के चक्कर में। लेकिन शहबाज शरीफ इज अ फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाले प्राइम मिनिस्टर है, तो ये सरलीकरण में फिर ये फील्ड मार्शल को क्या कहा जाएगा? 47 वाला फील्ड मार्शल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। टू द कंट्रास्ट, इधर देखिए क्या हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बने डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी। DGMO के पद पर भी बने रहेंगे राजीव घई। सेना के खुफिया एजेंसी के और सेना के बीच में समन्वय के लिए ये नया पद बना है, नया वर्टिकल बना है। राजीव घई उत्तम युद्ध सेवा मेडल से भी सम्मानित हैं। सर इसके मायने क्या हैं? नहीं, इसके मायने हैं कि बहुत बढ़िया चीज है और इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज। और इससे ज्यादा क्या ही कह सकते हैं। ये वर्टिकल नया क्रिएटेड है? नहीं, डेप्यूटी चीफ स्ट्रैटकॉम इज अ ओल्ड दिस थिंग। ये इनफैक्ट जो जनरल शर्मा थे वो DCOS स्ट्रैट हुआ करते थे, फिर वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर अभी बन गए हैं जनरल प्रतीक शर्मा, तो ही वाज देयर ओनली। तो क्या खुफिया एजेंसियों और सेना के बीच में समन्वय इनका मुख्य काम है? बहुत काम है। इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रूशियल, बड़ी जिसको कहते हैं कि बहुत एक सेंसिटिव अपॉइंटमेंट है। और काफी इट ऑल्सो इज इट्स ऑल्सो, उसके कई सारे हैं, वो क्लॉज के साथ काम करते हैं जो थिंक टैंक है, 10 किस्म की। DGMO साहब ने पहली बार में फोन नहीं उठाया था पाकिस्तान का, बोल दिया था कि बिजी हैं बता दो। जी। दूसरी बार में उठाया था कि अच्छा ठीक है देखते हैं जी। अब क्या फोन उठाएंगे? नहीं उठाएंगे? अब तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। अब तो बिजी हैं, थोड़ा ज्यादा बिजी रहेंगे ना, अब थोड़ा मुश्किल होगा। अब थोड़ा ज्यादा बिजी। और ये बता रहा है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जो मुख्य चेहरे थे, हमारे जो मुख्य किरदार थे, उनका प्रमोशन ये बता रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या हासिल किया है और आने वाले दिनों में, क्योंकि ऑपरेशन ऑनगोइंग है, और क्या क्या होने वाला है। जैसे ये होने वाला है, वायुसेना को मिलेंगे 3 मॉडर्न I-Star एयरक्राफ्ट। इसी महीने रक्षा मंत्रालय की तरफ से खरीद को मिली मंजूरी। प्रोजेक्ट की लागत 10,000 करोड़ रुपए। अब तक अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के पास ये एयरक्राफ्ट है और ये असल में एक तरीके से समझ लीजिए दुश्मन की टेरिटरी का अंदाजा लगाने वाला, टोह लेने वाला, जासूसी करने वाला और वो महत्वपूर्ण सूचनाएं जो भारतीय वायुसेना को, भारतीय सेना को चाहिए वो देने वाला, ये एक तरीके से उड़ता हुआ हमारा
इंटेलिजेंस का अड्डा होगा और ये 3 मिलने वाले। देखिए ऐसा है जैसे अवैक्स होता है, हम जानते हैं एयर बोन, अर्ली वार्निंग एंड कमांड कंट्रोल सेंटर, वो एयरबोर्न मतलब वो आई इन द स्काई टाइप जिसको आप सरलीकरण में बोलते हैं। ये क्या करता है, वो आई इन द स्काई तो है, ये ग्राउंड सिचुएशन को भी बताता है। अच्छा, और इसमें यूएस में इसका है जे स्टार, अच्छा। आई स्टार कहते हैं, उनका भी आई जे स्टार है। और ये आपको जितने ग्राउंड मूवमेंट्स की जो ग्राउंड मैपिंग होती है आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, जिसकी मदद से आप जो करना चाहते हैं, जिसको हम ऑर्डर ऑफ बैटल बोलते हैं, जिस तरह से मासिंग होगी, चाहे टैंक्स की हो, चाहे इन्फेंट्री बटालियंस की हो, चाहे आर्मर्ड कोर की हो, चाहे एयरक्राफ्ट की हो, चाहे मिसाइल्स की हो, चाहे यूएवीज की हो, तब आप उस तरीके से घातक निशाना लगा सकेंगे जैसा कि इस बार हम लोगों ने किया। उसमें ये बहुत मदद करेगा। मतलब ये समझा जाए कि वो जो होता है अवैक्स जो होता है वो मुख्य तौर पर एयर टू एयर के लिए मोस्टली वो एयरफोर्स को ज्यादा जानकारियां उसके लिए मुफीद होता है, एयर सिचुएशन के लिए। और ये जमीन के बारे में भी, और इसको असल में आई स्टार जब आप पढ़ते हैं तो आई स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस, और हाँ, और इसमें इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस। टारगेट एक्विजिशन, इस बात को मत भूलिएगा। टारगेट एक्विजिशन उसका मेन है लैंड के लिए, एयर टू एयर के लिए है। तो ये जो एस्पेक्ट इसका है, जैसे मान लीजिए हम अब जाके दोबारा जो बचे हुए 12 हैं खबर दे रहे हैं उनको। अगर आप इसको समझा भी दें सर इसमें कि ये इसमें क्या क्या ऐसा लगा होगा। इनफैक्ट इसमें ये थोड़ा फेडेड है, अगर इसमें कुछ आपको समझ में आप देख रहे हैं कॉमेंट मींस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, अच्छा, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल हो गया, ये आईआर रेडार तो समझ में आ रहा है। एलओएस क्या है सर? ये एलओएस हो गया। दैट मींस ये सारी जो आपको लाइन ऑफ साइट के थ्रू मिलेगा, रेडार के थ्रू मिलेगा, कम्युनिकेशन के थ्रू मिलेगा, सैटकॉम के थ्रू मिलेगा, और सिगेंट भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी मिलेगा। इस सबको मैप करके, जैसे मान लीजिए आपके नीचे रेडार्स हैं, रेडार्स रेडिएट कर रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिली। एयर डिफेंस बैटरीज है, रेडिएट कर रही है, इंफॉर्मेशन मिली। ये सैटकॉम मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अच्छा, वो ऊपर से आ रहा है। आपने कमेंट, ये क्या है? कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस। एलओएस क्या हुआ सर? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये 2 दिखाई दे रहे हैं मेरे को, एक सामने की तरफ और यहाँ लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट है। अच्छा, ये लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब होता है सर? लाइन ऑफ साइट को जो चीज आप सामने से देख सकते हैं। अच्छा, सामने की तरफ। ओके, विजुअल जो होता है। ओके, और ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। ओके, और ये हो गया इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स एंड आईआर, इंफ्रारेड। ओके, ये इन तमाम जगह, ये समझ लीजिए अलग अलग तरीके की आंखें हैं। ये अलग अलग तरीके की आंखें जो न सिर्फ आसमान में देख पाएंगी बल्कि जमीन में देखकर ये कहां कैसे फॉर्मेशंस हैं, हमको क्या कदम उठाने चाहिए, उस हिसाब से हमको टारगेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। गौरव बताइए। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पे उड़ेगा, इसको पाकिस्तानी या चाइनीज एयर स्पेस के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, कई 100 किलोमीटर या भारत के अंदर उड़ेगा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पे, कि इसको मिसाइल ना मार सके। सही कह रहे हैं गौरव, आउट रेंज होगा सर। ये मतलब अपनी टेरिटरी में भी, हमारी अपनी, जैसे आजकल ज्यादातर तो अपनी टेरिटरी में उठकर काम का हो जाता है, उसमें भी वो दूरी जहां तक कोई मिसाइल ना है वो है स्टैंड ऑफ। हाँ, और स्टैंड ऑफ। और दूसरी चीज है इसकी पूरी जो बॉडी है, एक्चुअल एयरक्राफ्ट या तो ये बॉम्बार्डियर से ले रहे हैं या ये बोइंग से ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विलेंस जिसके लिए माना जाता है, जो इसको हथियार बनाता है, एक तो जहाज है, जो इसको वेपन इन द सेंस कि जो इसको मिलिट्री यूज का बनाता है, वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटरी डीआरडीओ की है, बाहर से। डीआरडीओ ने इसकी जो आंखें आप देख रहे हैं ना, जो महत्वपूर्ण आंखें हैं, वो डीआरडीओ ने एक तरीके से बनाई है। बस उसका जो आप बॉडी जो आप देख रहे हैं वो बोइंग या बॉम्बार्डियर से लिया जाएगा। ठीक कह रहा हूं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। दिनेश, एक बात बहुत आप दोबारा दर्शकों को बताइए, जो उन्होंने बात बताई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब टॉप ऑफ द रैक टेक्नोलॉजी है, ये किसी के पास नहीं है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो किसी के यूएस के पास हो सकती है, जो यूएस के पास शायद हो सकती है। अच्छा, हमने जे स्टार बताया, तो मतलब कम से कम हमारे आसपास जो दुश्मन है उनके आसपास 4-5 जो देश हैं उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं। चलिए अगली खबर बताता हूं। भविष्य के युद्ध को देखते हुए बड़ी कामयाबी, एआई एनेबल्ड नेगेव एलएमजी का परीक्षण, शत्रुओं को पहचान कर खुद फायर करेगी ये गन। देहरादून की बीएसएस मटेरियल ने किया इसका टेस्ट, भारतीय सेना के साथ मिलकर किया गया इसका। अच्छा, तो अब एआई बंदूकों में भी आ जाएगी? पता नहीं इन लोगों ने क्या करा है, ये तो मैं आई रेड दिस न्यूज एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। इसमें क्या है कि जैसे नेगेव है, नेगेव इज एन इजरायली प्लेटफॉर्म। अच्छा, ठीक है। तो ये तो मुझे, एक मिनट, ये तो मुझे एमएमजी दिख रही है जितना मैं देख। नेगेव, इसको क्या प्लीज आप यहाँ बिग वॉल पे डालें, इसको थोड़ा और करीब से दिखाएं तो
मेजर साहब को इसको देखने समझने में आसानी होगी। नेगेव, अच्छा हाँ, ये अलग है। दिस इज नॉट द एमएमजी, ये अलग है। तो इसमें बेसिकली व्हाट दे हैव डन इज इसके अंदर एआई का इस्तेमाल करके किसी तरीके से टारगेट एक्विजिशन होगा जिसमें ये पहचानेगा। अच्छा। और रिमोटली आपको मैं आपको बता देता हूं, कुछ साल पहले इजराइल ने ऐसा ऑपरेशन ईरान में करा था जहां पे एक वेपन पड़ा हुआ था और उसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करके एक ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ा दिया था। Oh my God। और उसको मारने वाला कोई था नहीं वहां पे, वो अपने आप उसने बटन दबाया, इजराइल में बैठे यहां पे ठाठा। अच्छा, तो ये तो जैसी दिखाई दे रही है, इसमें कोई चलाने वाला होगा नहीं मेरे ख्याल से। जो चला रहा होगा वो कहीं दूर बैठा हुआ होगा, ये लगी हुई होगी वहां। मुझे लगता है if they are saying AI, I think that is the idea। अभी जो मैं देख रहा हूं, देखिए इसमें ये कारतूस के खोखे नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये ऐसे ही चलेगी। दिनेश एक बैकग्राउंड में दे सकता हूं। हाँ। साउथ कोरियंस ने ऐसा ही लगाया है, उसको रोबो सेंट्री बोलते हैं। वो रोबो सेंट्री, रोबो सेंट्री, रोबोट से। अच्छा। रोबो सेंट्री हाँ। Mark 1 वो क्या करता है, उसके अंदर बहुत डिबेट भी उठी थी कि वो देखता है, समझता है, सोचता है, मारता है। ओके। आपका ऊडा लूप है। और मार देता अपने आप। अच्छा। ये वहां लगा हुआ है, उनके जो एरिया जिसको बोलते हैं बफर जोन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, वहां ऐसा लगा हुआ है। अगर हमने ये लगा दिया, वो बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। एयर मार्शल श्रीवास्तव बार बार ये कहते हैं कि वो दिन जो पहले कॉन्टैक्ट वॉर होता था, जहां कुश्तियां लड़ी जाती थी, अब दूर दूर से क्या हो सकता है उसका वाला जमाना है। और यहीं पर इंटेलिजेंस का असल में एक तरीके से टेक्नोलॉजी का रोल है, और ये यहां पर रोल दिखाई दे रहा है। देखिए अपने आप चला करेगी शायद ये इस गन के बारे में और इंफॉर्मेशन आना बाकी है, लेकिन नेगेव का ये एआई वर्जन। अगली खबर, पुतिन का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूस के 500 ड्रोन और मिसाइल हमलों से कई शहरों में तबाही। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 277 ड्रोन और 19 मिसाइलों को मार गिराया है। तो ये देखिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ज़ेलेंस्की यहां पर क्या करके आए रूस में, और अब रूस की तबाही जो बर्पा हो रही है पूरे यूक्रेन में, उसके लिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और जिम्मेदार कौन है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुतिन के हमले से नेटो देश पोलैंड में डर। अगली खबर फ्लैश कीजिए। पुतिन के हमले से नेटो देश पोलैंड में डर। पोलैंड ने बॉर्डर पर भेजे फाइटर जेट्स। पोलैंड के सहयोगी देशों ने भी उड़ान भरी। पोलैंड को भी धमकाता रहता है रूस। यूक्रेन का पड़ोसी और सहयोगी है पोलैंड। असल में सिर्फ इनको क्यों, पूरे यूरोप, बाल्टिक कंट्रीज, क्योंकि ये कहा है अमेरिका तो अपनी सुरक्षा कर लेगा, रूस ने कहा है, लेकिन यूरोप तेरा क्या होगा? कालिया। ये जो पूछा है सवाल, ये यूरोप का सीधा संदेश है कि चाय से ज्यादा केटली गर्म हो रही है, और ये ठीक नहीं है। भाई मैं तो कह रहा हूं काफी समय से कि ये बहुत अच्छा मौका है। 5% जीडीपी का ये डिफेंस पे लगा रहे हैं। इंडियन कंपनी शुड गो टू यूरोप इमीडिएटली। जितने भी वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडियन कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, वहां पे तंबू गाड़ दो, डेरा लगा दो और माल बेचो। क्योंकि आज जो पोलैंड को डर है, ये सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज को डर है, और उनके पास वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है ही नहीं। बहुत शानदार हथियार बनाता है यूरोप, बाय द वे, दे मेक ब्यूटीफुल वेपन्स, बट जिस स्केल और जिस स्पीड के साथ बनाना है, दे डू नॉट हैव दैट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। वो भारत के पास है, रशिया से खरीद नहीं सकते। अमेरिका करते 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 जब तक लड़ाई खत्म हो जाएगी तब तक देगा। चाइना से ले नहीं सकते, प्राइमरी थ्रेट दो ही हैं। अब कौन बचा जिससे हथियार ले सकते हैं? इंडिया शुड गो अहेड। जाओ, इनको ए टैक्स दो, इनको जो देना है दो, बेचो माल। ये पुतिन करेगा इनके साथ, देख लेना। क्योंकि अब ये जो पोलैंड कह रहा है कि हमें डर है, पोलैंड क्यों? फिनलैंड को डर नहीं है, फिनलैंड तो बगल में है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, रशिया जब आपका मित्र है, यूरोप में ठीक है अगर इस तरीके से 5% बढ़ गए आप वहां बेच सकते हैं, लेकिन आप ये भी तो ध्यान रखेंगे कि रशिया आपका मित्र है। नहीं, रशिया हमारा मित्र है तो चाइना को हथियार कौन सप्लाई कर रहा है? मतलब पाकिस्तान को दिया। देखिए, पाकिस्तान ऑल्सो हैज गॉट रशियन वेपन्स। ये काफी मुझसे भी सवाल पूछते हैं जब ये कहता हूं बेचो। लोग कहते हैं रूस आपका दोस्त है। बिल्कुल आपका दोस्त है, और मैं बहुत इज्जत करता हूं, आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर रशिया। पर रशिया को भी हमें बोलना चाहिए कि आप अपने वेपन चाइना को बेचना बंद करें, और आप अपने वेपन पाकिस्तान को बेचना बंद करें। सीधी सी बात है। हम उनको नहीं बेचेंगे जो आपके खिलाफ है, आप उनको मत बेचिए जो हमारे खिलाफ।